हेलो एवरीवन, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कवर कर रहे थे और एनपीओ के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम एनपीओ के डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट एवेन्यू से आने वाली इनकम की ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे। देखिए, अब तक के जो लेक्चर्स, अब तक की जो डिस्कशन हमने कवर की, उसमें हमने एनपीओ के डिफरेंट सोर्सेज या डिफरेंट एवेन्यू से आने वाली इनकम को कवर किया। अगर एक एनपीओ अपने मेंबर से कोई मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फी चार्ज कर रही है, अगर एक एनपीओ अपने मेंबर से कोई ज्वाइनिंग फी या लाइफ टाइम मेंबरशिप फी चार्ज कर रही है, अगर एक एनपीओ जनरल पब्लिक से या कम्युनिटी से कोई सर्विसेज के अगेंस्ट फी चार्ज कर रही है, अगर एक एनपीओ गवर्नमेंट फंडिंग या गवर्नमेंट ग्रांट पर रिलाई कर रही है, अगर एक एनपीओ कोई ट्रेडिंग या कोई प्रॉफिट जनरेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, अगर एक एनपीओ डिफरेंट तरह के फंड रेजिंग इवेंट्स परफॉर्म कंडक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इन डिफरेंट एवेन्यू से एनपीओ के पास जो इन्फ्लोज या इनकम आ रही होगी, इससे हम एनपीओ के फाइनेंशियल्स में किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे, ये सारी बातें हमने अपने पिछले डिस्कशंस, पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये जिक्र करेंगे कि अगर एक एनपीओ के पास कंट्रीब्यूशन आ रहा होता है, अगर एक एनपीओ के पास डोनेशन आ रहा होता है, तो ये कंट्रीब्यूशन या डोनेशन किस तरह से अकाउंट फॉर की जाएगी और इसे किस तरह से एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट फंड्स में प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया जा रहा होगा। देखें, एनपीओ के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने इनिशियल लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की थी कि एनपीओ की अकाउंटिंग के लिए आईकेएप ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, आईकेएप ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश किया है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली ये बताता है कि एक एनपीओ के पास अगर डोनेशन या कंट्रीब्यूशन आ रही है तो इस डोनेशन या कंट्रीब्यूशन को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है और एक एनपीओ के अकाउंट्स में डिफरेंट फंड्स की प्रेजेंटेशन किस तरह से हो रही होगी। बेसिकली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज कॉल्ड फंड अकाउंटिंग। और फंड अकाउंटिंग में ये बेसिकली बताया जाता है कि एक एनपीओ के पास कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं, उन फंड्स को कैसे प्रेजेंट, कैसे डिस्क्लोज करना है, उन फंड्स में जो डिफरेंट तरह की कंट्रीब्यूशन या इनकम्स वगैरह गिर रही होंगी उन्हें किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है और किस तरह से डिस्क्लोज करना है। अब फंड अकाउंटिंग भी दो में से किसी एक तरीके से की जाती है, या तो ये फंड अकाउंटिंग डेफरल मेथड के तहत की जाएगी या फिर ये फंड अकाउंटिंग रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत की जाएगी। ज्यादातर केसेस में ज्यादातर एनपीओ डेफरल मेथड को ही फॉलो करते हुए फंड अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं और फंड्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस की रिकॉग्निशन और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने एनपीओ की जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम कवर की, वो सारी सोर्सेज ऑफ इनकम एनपीओ के पर्सपेक्टिव से हो सकती है एनपीओ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो भी उनका सोशल वेलफेयर या चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए, या एनपीओ के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। लेकिन ज्यादातर केसेस में एनपीओ डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशंस पे ही रिलाई कर रही होती है, यानी कि एक एनपीओ की परफॉर्मेंस, एक एनपीओ की जो गवर्नेंस है वो मेजरली एनपीओ की डोनेशंस, एनपीओ की कॉन्ट्रीब्यूशंस पे ही डिपेंडेंट होती है। और इस कॉन्ट्रीब्यूशन और इस डोनेशन को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से रिपोर्ट करना है, ये सारी बातें आपको इस डेफरल मेथड में कवर करने को नजर आएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एनपीओ की अगर हम फंड्स की बात करें तो एनपीओ के कितनी तरह के फंड्स हो सकते हैं। आज के डिस्कशन में सिर्फ हम इन फंड्स का नेचर समझेंगे और फिर सब्सिक्वेंट डिस्कशन में, सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फंड में जो कंट्रीब्यूशन आएगा या फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह आएगी उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज, किस तरह से प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया जाएगा। अगर मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स का जिक्र करूं तो इसमें हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल टाइप्स हो सकता है। हो सकता है कि कोई एंडोमेंट फंड हो सकता है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड हो। जब मैं रिस्ट्रिक्टेड फंड की बात करूंगा तो यहां पे दो मेजर सब कैटेगरीज होंगी, एक होगा एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक होगा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। और हो सकता है कि एनपीओ के पास कोई जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्रिएट हो रहा हो। वन बाय वन हम इन फंड्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि ये फंड्स होते क्या हैं, किस सिचुएशंस में क्रिएट किए जाते हैं और इससे पर्टेनिंग एक दो इलस्ट्रेशंस भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोमेंट फंड की। अब एंडोमेंट फंड क्या होता है ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझा के एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दी सिटीजन फाउंडेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और मुझे मोटिवेट करता है कि सर, आप चूंकि एक वेल्दी पर्सन है, आप अच्छा कमाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 5 बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी अपने सर ले लें। आप कम से कम 5 बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी अपने सर ले लें और रेगुलर बेसिस में हमें डोनेशन दें ताकि 5 बच्चों की एजुकेशन या किफालत का जो भी खर्चा है वो आपकी तरफ से फाइनेंस, वो आपकी तरफ से मैनेज किया जा रहा हो। तो मैंने उससे पूछा कि 5 बच्चों की किफालत या 5 बच्चों की एजुकेशन पे कितना खर्चा आएगा। उसने कहा मंथली 50,000 रुपए का। अगर आप हमें मंथली 50,000 रुपए दे देते हो तो 5 बच्चों की जिम्मेदारी, 5 बच्चों की एजुकेशन आपके ऊपर आ जाएगी, जो भी इसका सवाब होगा वो आपकी तरफ होगा। अब मेरे जहन में ये बात आई कि चलो अभी तो मैं एक्टिव हूं, मतलब जवान हूं और एक अच्छी खासी इनकम भी अर्न कर रहा हूं,
अभी मैं 5 बच्चों की जिम्मेदारी ले लेता हूं, 50,000 रुपए पर मंथ पे कर सकता हूं। अभी तो ये सारा मामला चलता रहेगा, लेकिन कल को एक वक्त ऐसा आएगा ना जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरी अर्निंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, या एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं मर जाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं अभी 50-50 हजार रुपए हर महीने देता हूं तो 5 बच्चों की किफालत, 5 बच्चों की एजुकेशन होती रहेगी। लेकिन व्हाट इफ के कल को मैं रिटायर हो गया, व्हाट इफ के कल को मैं कमा नहीं सका, व्हाट इफ के कल को मेरा इंतकाल हो गया, तो इसका मतलब है ये जो नेकी का काम मैंने शुरू किया ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने इस सिचुएशन में सोचा कि मैंने टीसीएफ को ये कहा कि मैं आपको 6 मिलियन की कंट्रीब्यूशन देता हूं, मैं आपको 6 मिलियन की कंट्रीब्यूशन देता हूं, 60 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता हूं, लेकिन आपने इस कंट्रीब्यूशन को खर्च नहीं करना, लेकिन आपने इस कंट्रीब्यूशन को इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर इस एनपीओ या टीसीएफ सिटीजन फाउंडेशन ने मुझसे कहा तो फिर इस कंट्रीब्यूशन का फायदा क्या, जब हम इसको खर्च ही नहीं कर सकते, जब हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो इस कंट्रीब्यूशन का हम क्या करेंगे। मैंने टीसीएफ से ये कहा कि आपको जो ये मैं 6 मिलियन 60 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, आप इसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसे किसी भी जगह भी इन्वेस्ट करें, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जहां भी आप इन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, वहां से कोई ना कोई रिटर्न आएगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम, जो भी रिटर्न आपके पास आएगा, उस इन्वेस्टमेंट इनकम, उस रिटर्न को आप बच्चों की किफालत के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई 5 बच्चों की किफालत का महीने का खर्चा था 50,000 रुपए, यानी पूरे साल का खर्चा कितना था 6 लाख रुपए। तो मैंने 6 मिलियन दिए ये कहकर कि अगर आप इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो तो आपको हर साल 10% की इंटरेस्ट इनकम आएगी, यानी कि हर साल आपको 10% के हिसाब से 6 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आएगी। जो भी 6 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आएगी उससे आप इन 5 बच्चों की पूरे साल की किफालत का खर्चा या एजुकेशन का खर्चा मैनेज कर सकते हो। तो टीसीएफ को यह बात समझ आई कि हाँ यार ये बिल्कुल वैलिड बात है कि अगर हम इस 6 मिलियन को खर्च ना करें, 6 मिलियन को कहीं इन्वेस्ट कर दे, और 6 मिलियन को इन्वेस्ट करने के बाद जहां वहां से जो इन्वेस्टमेंट इनकम आए, उस इन्वेस्टमेंट इनकम को एनपीओ के ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो एनपीओ के ऑब्जेक्टिव भी रन होते रहेंगे और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये भी लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए होती रहेगी। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये जिस फंड में गिरेगा, इस फंड को हम कहते हैं एंडोमेंट फंड, इस फंड को हम कहते हैं एंडोमेंट फंड। और ये जो कंट्रीब्यूशन मैंने किया है इस कंट्रीब्यूशन को हम कहेंगे एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। यानी कि एंडोमेंट फंड या एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा कि जो डोनेशन का, जो कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कहीं एक्सपेंस आउट नहीं किया जाएगा, ये किसी एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि ये किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और जो भी यहां से इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, उस इन्वेस्टमेंट इनकम को एनपीओ के ऑब्जेक्टिव्स या एनपीओ के जो भी पर्पस है, सोशल पर्पस या चैरिटेबल पर्पस, उस पर्पस के लिए खर्च किया जा रहा होगा। तो एंडोमेंट फंड के केस में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो इंटैक्ट रहता है, वो अनचेंज रहता है, लेकिन उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है उसे एनपीओ के सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया जा रहा होता है। अच्छा, फिर एनपीओ ने या टीसीएफ ने मुझसे यह कहा कि अभी फिलहाल 5 बच्चों की किफालत का खर्चा है 50,000 रुपए पर मंथ, अभी फिलहाल 5 बच्चों की एजुकेशन का खर्चा है 50,000 पर मंथ। तो आपने जो 6 मिलियन दिए, 6 मिलियन के ऊपर 10% के हिसाब से 6 लाख की इंटरेस्ट इनकम आएगी, 5 बच्चों की 10 साल तक किफालत होती रहेगी, एजुकेशन प्रोवाइड होता रहेगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी में वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो आ रही है, वक्त के साथ साथ रुपये की जो वैल्यू है वो भी तो डेप्रिशिएट हो रही है। तो आज आपके 50,000 रुपए की इनकम, आज आपके 6 लाख रुपए की एनुअल इनकम 5 बच्चों की एजुकेशन को फाइनेंस कर सकते हैं। हो सकता है 2 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से 5 बच्चों के एजुकेशन पे 50,000 से ज्यादा का खर्चा हो रहा हो, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी लूज होने की वजह से, वैल्यू ऑफ रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से 50,000 रुपए का अमाउंट या 6 लाख रुपए पर एनम का अमाउंट 5 बच्चों की एजुकेशन के लिए इनफ ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, 6 मिलियन नहीं 8 मिलियन इन्वेस्ट करता हूं, इन्वेस्ट नहीं करता 8 मिलियन डोनेट करता हूं। अब मैंने एनपीओ से यह कहा कि मैं आपको 8 मिलियन की डोनेशन दे रहा हूं, 8 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। अगेन आपने इस 8 मिलियन को तो खर्च नहीं करना, इस 8 मिलियन को इस्तेमाल करने का सोचना भी नहीं है, आप इसे खर्च नहीं कर सकते, आप इस 8 मिलियन को इन्वेस्ट कर सकते हो। 8 मिलियन से जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम आए ना, अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर 10% का रेट है तो 8 मिलियन के ऊपर 10% के हिसाब से 8 लाख रुपए की इनकम आएगी, 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा। आप इस 8 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए एनपीओ के ऑब्जेक्टिव लिए खर्च कर देना, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की किफायत के लिए खर्च कर देना, और जो 2 लाख रुपए का रिटर्न है उसे प्रिंसिपल की अमाउंट में एक्यूमुलेट कर देना। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो किसी सूरत भी खर्च नहीं होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट ही होगा, और इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम, जो रिटर्न आ रहा है, उसका भी एक पोर्शन प्रिंसिपल अमाउंट में एक्यूमुलेट होता जाएगा और दूसरा पोर्शन सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया जा रहा होगा।
तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस तरह की सिचुएशन में जो फंड क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड, और इस एंडोमेंट फंड में जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। अब एंडोमेंट फंड की हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड की। रिस्ट्रिक्टेड फंड की केस में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के फंड होता है, एक होता है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक होता है इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। हम बात करते हैं पहले एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड की। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब है कि जहां पे डोनर, स्पॉन्सर, कंट्रीब्यूटर जब कंट्रीब्यूशन कर रहा हो तो वो कोई कंडीशन लगाते कि भाई मेरा पैसा, मेरे डोनेशन, मेरे कंट्रीब्यूशन इस स्पेसिफिक काम के लिए, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही खर्च किए जा रहे हो। इस तरह के फंड को, इस तरह की कंट्रीब्यूशन को हम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड कह रहे होंगे। भाई फॉर एग्जांपल, आप एक मस्जिद में रेगुलरली नमाज के लिए, नमाज का एहतमाम वगैरह करने के लिए जाते हो, वहां पे एक चंदे का डब्बा है, वहां पे आपकी आदत है कि जब भी आप नमाज के लिए जाते हो वहां पे आप उस डब्बे में कुछ पैसे रख देते हो। अब उस डब्बे में जो पैसे रखे गए वो उस मस्जिद की इंतजामिया के लिए डोनेशन या कंट्रीब्यूशन का पैसा है। मस्जिद में जो भी खर्चा होगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, चाहे इमाम साहब की सैलरी पे करने हो, चाहे रेनोवेशन पे काम करवाना हो, या कोई भी XYZ काम करना हो, उस चंदे के डब्बे से वो पैसा खर्च कर दिया जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आप नमाज के बाद इमाम साहब का बयान सुन रहे थे, तो इमाम साहब ने एम्फेसाइज किया कि इस मस्जिद के पिछले 2-3 महीनों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल ड्यू हो चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। या इमाम साहब ने एम्फेसाइज किया कि मस्जिद का जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा खस्ता हालत में हो चुका है, तो इसको रेनोवेट करने की जरूरत है। या मस्जिद में प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, मस्जिद में प्रॉपर फैंस, एयर कंडीशन वगैरह का सिस्टम नहीं है। अब आप इमाम साहब की बातों से थोड़ा मुतासिर हुए और आपने जो भी मस्जिद के मुलाजिम या खादिम होते हैं या इमाम साहब के हाथ पे एक रकम रखी और इस इंस्ट्रक्शन के साथ रखी कि ये जो मैं पैसे दे रहा हूं इससे इस मस्जिद के इलेक्ट्रिसिटी बिल को ही पे किया जाए, ये जो मैं पैसे दे रहा हूं इससे इस मस्जिद की रेनोवेशन पे ही काम किया जाए, ये जो मैं पैसे दे रहा हूं इससे मस्जिद में लाइट और फैंस को इंस्टॉल करने के लिए ही काम किया जाए। यानी कि डोनर, कंट्रीब्यूटर डोनेशन करते वक्त, कंट्रीब्यूशन देते वक्त अगर कोई कंडीशन लगा दे कि भाई मेरे डोनेशन, मेरे कंट्रीब्यूशन इस स्पेसिफिक काम के लिए ही खर्च किया जाए, तो सर इस तरह के फंड को, इस तरह की कंट्रीब्यूशन को हम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कह रहे होंगे। अब एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड और इंडोमेंट फंड में फर्क क्या है? इंडोमेंट फंड में प्रिंसिपल अमाउंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के केस में जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो इस्तेमाल कर दिया जाएगा, लेकिन जिस पर्पस के लिए डोनर ने दिया है, जो कंडीशन डोनर ने लगाई है, उसी पर्पस के लिए, उसी कंडीशन के तहत ये फंड, ये कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह के फंड को हम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई इंटरनेशनल एजुकेशन इदारा आईकेप को डोनेशन दे और आईकेप से यह कहे कि ये जो डोनेशन हम आपको दे रहे हैं, आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपने अपने मेंबर्स के लिए इससे लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करनी है। यानी कि जो डोनर है उसने आईकेप के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये पाबंदी लगा दी कि भाई इस पैसों को आईकेप के बाकी किसी काम में खर्च नहीं किया जाएगा, सिर्फ लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये डोनेशन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में गिर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल को डोनेशन दे, गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल को कंट्रीब्यूशन दे और हॉस्पिटल से कहे कि आपने इन पैसों से सिर्फ कोविड की वैक्सीनेशन पे काम करना है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगा दी कि भाई ये पैसा सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए ही खर्च होगा। सर इस पैसों को हम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कह रहे होंगे। अब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन या रिस्ट्रिक्टेड फंड के केस में दूसरी कैटेगरी हमारे पास इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब है कि ऐसा फंड जिसके ऊपर कंडीशन, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डोनर ने नहीं लगाई, स्पॉन्सर या कंट्रीब्यूटर ने नहीं लगाई, बल्कि एनपीओ की इंतजामिया ने, एनपीओ के जो भी मेंबर्स हैं, एनपीओ के जो भी ट्रस्टीज हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम इस पैसों को एनपीओ के स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही काम करेंगे, एनपीओ के स्पेसिफिक इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सर इस तरह के फंड को हम इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आईकेप एक एनपीओ है, आईकेप के पास डोनेशन से भी पैसा आ रहा होता है, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन से भी पैसा आ रहा होता है और डिफरेंट और एग्जामिनेशन फीस वगैरह कंडक्ट करके भी पैसा वगैरह आ रहा होता है। आईकेप ने ये सोचा कि हम हर साल 2 मिलियन रुपए रिसर्च एक्टिविटीज के लिए अलोकेट कर देंगे, यानी हर साल हमारे पास जो भी पैसा आएगा उसमें से हम 2 मिलियन को सेपरेट कर देंगे और ये अकाउंटिंग प्रोफेशन के ऊपर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। तो अब यहां जो पैसा डोनर्स ने दिया, यहां जो पैसा मेंबर्स ने दिया, यहां जो पैसा एग्जामिनेशन फीस से कलेक्ट हुआ, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन आईकेप के मेंबर्स ने, आईकेप के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने
इंटरनली ये डिसीजन लिया कि भाई जो भी पैसा आ रहा है उसमें से हम 2 मिलियन हर साल सेपरेट कर देंगे और इस 2 मिलियन के अमाउंट को हम अकाउंटिंग प्रोफेशन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे होंगे। यानी कि अगर रिस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल डोनर्स की तरफ से लगाई जा रही है तो ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में गिरेगी। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल डोनर की तरफ से नहीं बल्कि एक एनपीओ के अपने मेंबर्स, एनपीओ के अपने ट्रस्टीज की तरफ से लगाई जा रही है और कुछ पैसा सेट असाइड किया जा रहा है तो ये पैसा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ये पैसा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल एनपीओ के स्टेटस पे है, गवर्नमेंट से भी डोनेशन मिलती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी डोनेशन मिलती है, जनरल पब्लिक से भी डोनेशन मिलती है। एनपीओ हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी से भी कुछ कमा रहा है, कैंटीन से भी कमा रहा है। एनपीओ ने सोचा कि भाई हर साल हमारे पास जो इनकम आएगी ना उसका 40% हम रिसर्च फंड में एलोकेट कर देंगे, यानी जो भी इनकम जनरेट होगी उसका 40% हम मेडिकल फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे होंगे। तो यहां पे जिन जिन एवेन्यूज से पैसा आया उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी, लेकिन हॉस्पिटल की इंतजामिया ने, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने, हॉस्पिटल के ट्रस्टीज ने इंटरनली इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि टोटल इनकम का जो 40% है वो रिसर्च फंड में एलोकेट हो जाएगा और वो रिसर्च के ही काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो इस तरह का फंड कहलाया जाता है इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब एक बात आपको समझ आएगी कि इंडोमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल डोनर से आ रही होती है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में कंट्रीब्यूशन भी एक्सटर्नल डोनर से आ रही होती है, लेकिन इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सटर्नल डोनर से नहीं आ रही होती, वो एनपीयू के इंटरनल प्रॉफिट्स या इंटरनल सरप्लस से ही एलोकेट की जा रही होती है। यानी कि अगर एक डोनर कंट्रीब्यूशन देते वक्त ये कहे कि भाई इस पैसों को खर्च नहीं करना, इस पैसों से जो इन्वेस्टमेंट इनकम आए उसको खर्च करना, तो ये डोनर ने कंडीशन लगाई, ये इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर एक डोनर डोनेशन देते वक्त, कंट्रीब्यूशन देते वक्त ये कहे कि इस पैसों को इस स्पेसिफिक काम के लिए खर्च किया जाए तो ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, डोनर ने कंडीशन लगाई है। लेकिन इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड के केस में कोई बाहर से अमाउंट डोनेट नहीं करेगा, बल्कि एनपीयू की जो अपनी इंतजामिया, ट्रस्टीज, मैनेजमेंट या मेंबर्स हैं वो इंटरनली फंड का एक हिस्सा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में अलोकेट कर रहे होंगे। और लास्ट टाइप ऑफ फंड, लास्ट कैटेगरी ऑफ फंड है हमारे पास जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। यानी कि ये वो फंड है जहां पे जो पैसा या फंड इकट्ठा हुआ है ये एनपीयू के ओवरऑल रूटीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए खर्च किया जाएगा। ना इस पे एक्सटर्नल डोनर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना इस पे इंटरनल एनपीओ के ट्रस्टीज की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। जो भी एनपीओ के रनिंग ऑपरेशंस है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, चाहे वो लोगों को सैलरीज पे करनी हो, चाहे वो रेंट पे करना हो, चाहे वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हो, जो भी एनपीओ को जरूरत होगी इस जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से पैसा यूज किया जा रहा होगा। जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब है कि वो फंड जो कि इंडोमेंट फंड नहीं है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है। तो ये हमने 4 तरह के फंड्स एक एनपीओ के केस में डिस्कस किए। अब इनमें जो कंट्रीब्यूशन आएगा, फॉर एग्जांपल के एंडोमेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन आएगा ये एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल के एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो कंट्रीब्यूशन आएगा ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल के बाकी सारी कंट्रीब्यूशंस जिसके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो सारी कंट्रीब्यूशंस, वो सारी डोनेशन आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिसमें हमारे पास इन फंड्स और इन फंड से कनेक्टेड जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसकी एग्जांपल्स डिस्कस होंगी। हमारे पास एक सिंपल इलस्ट्रेशन आ रही है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस। हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस है और हमसे रिक्वायरमेंट में यह है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच फंड, कि इन तीनों सर्कमस्टांसेस में कौन सा फंड क्रिएट होगा या कौन से फंड में ये अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। सर्कमस्टांसेस नंबर 1, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट दैट इज एन एनपीओ set up a fund for financial support of deserving students. For this purpose, 100 million has been allocated that will be invested and 80% of the investment income will be used for the student support and 20% of the investment income shall be added to the fund investment. The fund investments shall not be available for use by the NPO for its operation and the NPO shall preserve the principal amount of the fund. Sir, बहुत सिंपल से circumstances हैं या बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। एक प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट का एनपीओ है जो कि अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए काम करना चाहता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक फंड बनाया और इस फंड में 100 मिलियन एलोकेट कर दिए, 100 मिलियन इस फंड में आ गए। अब इस एनपीओ ने क्या डिसाइड किया कि ये जो 100 मिलियन इस फंड में आ रहे हैं, इस 100 मिलियन को खर्च नहीं किया जाएगा बल्कि इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उसका 80% स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए खर्च किया जाएगा और इस इन्वेस्टमेंट इनकम का 20% इस फंड में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, इस फंड की प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट बना दिया जाएगा। तो सर जिस फंड में प्रिंसिपल अमाउंट एक्सपेंस आउट ना किया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट को इंटैक्ट रखा जाए, खर्च ना किया जाए, इस तरह के फंड को हम एंडोमेंट फंड कह रहे होते हैं। सर्कमस्टांसेस नंबर 2,
A healthcare NPO has raised money through special marketing drive in which overseas contributor deposit $100 each in its Save a Life Fund account. The contribution shall be used for the NPO routine operations which focuses on providing life-saving drugs to the patient which cannot afford the cost. कहता है एक हेल्थकेयर एनपीओ है, इन्होंने एक फंड बनाया सेव अ लाइफ फंड के नाम से, जहां पे ओवरसीज कंट्रीब्यूटर ने $100 कंट्रीब्यूट किए. जो भी ये कंट्रीब्यूशन आएगा ये एनपीओ के रूटीन ऑपरेशंस के लिए खर्च होगा. और एनपीओ का रूटीन ऑपरेशन क्या है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करना है ऐसे पेशेंट्स को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते. अब देखें यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि हमने एक सेव अ लाइफ फंड बनाया और जो भी पैसा आएगा वो रूटीन ऑपरेशन में लाइफ सेविंग ड्रग के लिए इस्तेमाल होगा. लेकिन पैसा आने के बाद वो रूटीन ऑपरेशन में इस्तेमाल होगा. अब एनपीओ का रूटीन ऑपरेशन ही लाइफ सेविंग ड्रग देना है, तो ये जो फंड है ये जनरल फंड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कहलाया जाएगा. इसके बाद सिनेरियो नंबर 3, an educational NPO has set up a fund for development of new school in nearby rural areas. The fundraising drive has been successful as many people have contributed for the cause. The fundraising clearly stated that the funds so raised shall only be used for construction and operation of a school at that specified location. एक एजुकेशनल एनपीओ है, उन्होंने एक फंड रेजिंग इवेंट किया और बहुत से लोगों ने फंड रेज किया. और इस फंड रेजिंग की जो मोडालिटीज थी उसमें स्पेसिफिकली ये बात लिखी थी कि ये जो पैसा आ रहा है ना ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्कूल के ऑपरेशंस को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. यानी कि अब ये फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड और स्पेसिफिकली एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड कहलाया जाएगा. एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं. कहता है कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस. A healthcare NPO receives 10 million from a wealthy individual subject to the condition that this amount shall only be used for acquisition of land for construction of hospital in a specific village. एक हेल्थ केयर एनपीओ है जिसे 10 मिलियन की कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई, इस शर्त के साथ कि जो ये पैसा रिसीव हो रहा है इससे लैंड एक्वायर की जाएगी, इस लैंड के ऊपर एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा किसी स्पेसिफिक विलेज में. सर यहां पे डोनर्स ने कंडीशन लगा दी है कि इस पैसों से हमने हॉस्पिटल, एक स्पेसिफिक विलेज में हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए लैंड परचेस करनी है, यानी कि ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाई जाएगी, ये एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाई जाएगी. इसके बाद a healthcare NPO received 25 million contribution from a wealthy individual in the year 2000X2. The sole purpose of the amount is to support the NPO general operations in the year 2000X4 and 2000X5. अब देखें जब हम बात करते हैं ना एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड की, यानी कि ऐसी कंट्रीब्यूशन, ऐसा फंड जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि भाई फला पर्पस के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा, तो वो जो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है, वो कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है. यानी डोनर ने पैसा दिया और ये कहा कि आज ये पैसा खर्च नहीं करना बल्कि इस पर्टिकुलर ईयर में इस काम के लिए खर्च करना, बल्कि इस पर्टिकुलर ईयर में एनपीओ के लिए खर्च करना. तो रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम भी हो सकती है. तो यहां पे भी जो डोनेशन मिली है वो इस बात के साथ मिली है कि हम आपको डोनेशन तो 2000X2 में दे रहे हैं लेकिन इसको खर्च कब करना है, 2000X4 में, 2000X5 में, तो ये भी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाई जाएगी. पॉइंट नंबर 3, an educational NPO receive a plot of land from Mr. Salman subject to the condition that this land shall only be used for the construction of primary education school to be run by that NPO. The fair value of this plot of land is ₹12 million. Again एक डोनर की तरफ से एक एजुकेशनल एनपीओ को एक लैंड डोनेट की जा रही है, एक लैंड कंट्रीब्यूट की जा रही है इस कंडीशन के साथ कि यहां पे एक प्राइमरी एजुकेशन स्कूल बनाया जाएगा. तो अगेन डोनर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ गई, यानी कि ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाई जाएगी. इसके बाद an educational NPO receive a plot of land from Mr. Jamal subject to the condition that this land or sale proceed from its disposal shall only be used to achieve the general objective of that NPO. The fair value of this plot of land is 15 million. अब की बार भी एक डोनर ने एक एजुकेशनल एनपीओ को एक लैंड डोनेट की, एक लैंड कंट्रीब्यूट की. डोनर ने ये कहा कि ये लैंड या इस लैंड को बेचकर जो भी पैसा है वो एनपीओ के जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए खर्च किए जा रहे हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्पस या कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई है, यानी कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये जनरल या अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाई जाएगी. और लास्ट एडजस्टमेंट हमारे पास एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव ₹50 million फ्रॉम एलुमनाई डोनर्स subject to the condition that the principal balance shall be invested as per the specified investment policy. An NPO cannot use the principal balance to fund the operations. However, NPO can utilize the investment earnings to pay for things such as academic programs or building a new school facility. कह रहा है एक एजुकेशनल एनपीओ की जो एलुमनाई थी, डोनर्स की एलुमनाई थी, उन्होंने एक अमाउंट डोनेट किया, 50 मिलियन का अमाउंट डोनेट किया.
ये कहकर के ये पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको एक पॉलिसी के तहत इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। इस पैसे को आप खर्च नहीं करेंगे। जो भी इस पैसों के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उसे एनपीओ के कामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी, चाहे फिर वो एकेडमिक प्रोग्राम्स हो, चाहे वो नया स्कूल बनाना हो, या कोई भी काम हो। तो इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रीब्यूशन में ये रिस्ट्रिक्शन है कि प्रिंसिपल अमाउंट इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाई जा रही होगी। तो आज के डिस्कशन में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में फंड अकाउंटिंग में डेफरल मेथड में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड के हवाले से डिस्कस किया और इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड में गिनने वाली कॉन्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कस किया। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आने वाले लेक्चर में, आने वाले डिस्कशन में हम इन एक एक फंड की कॉन्ट्रीब्यूशन की स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर कर रहे होंगे। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।